इंटरनेशनल मैंडेटरी फंड यानी IMF का कहना है कि साल 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर में भारत की ग्रोथ रेट 7% रहेगी, जबकि इसके अगले साल ये 6.5 की दर से आगे बढ़ेगी। आज भारत की इकोनॉमी का साइज 3.8 ट्रिलियन है, जबकि हमारे देश के पास $600 बिलियन से ज्यादा का फॉरेन रिजर्व है। ये सब कुछ जानकर लगता है कि आज भारत फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है और जल्दी हमारे विकसित भारत का सपना पूरा हो जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज से महज 33 साल पहले यानी 1991 में भारत खुद को डिफॉल्टर घोषित करने वाला था। हमारे देश के पास $1 बिलियन से भी कम का फॉरेन रिजर्व बचा था। ये इतना कम था कि हम 2 हफ्ते का भी जरूरी सामान इंपोर्ट नहीं कर सकते थे। आज हम आपको 1991 की इसी कहानी और इसके असली नायक के बारे में बताते हैं। वो इंसान जो 10 भाषाएं जानता था, जिसने भारत को डिफॉल्टर होने से बचाया और उसके पार्थिव शरीर को उसकी ही पार्टी ने दफ्तर में तक घुसने नहीं दिया। हम बात कर रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव की। मैं PV नरसिम्हा राव ईश्वर की शपथ लेता हूँ। कहानी शुरू होती है 20 जून 1991 की शाम से। इस दिन कैबिनेट सचिव नरेश चंद्रा PM नरसिम्हा राव से मिले और उन्हें 8 पेज का एक टॉप सीक्रेट नोट दिया। इस नोट में बताया गया था कि किन कामों पर प्रधानमंत्री को तुरंत तवज्जो देनी चाहिए। राव ने जैसे ही वो नोट पढ़ा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने हैरानी से पूछा, क्या भारत की हालत इतनी खराब है? इसके जवाब में नरेश चंद्रा ने कहा, नहीं सर, हकीकत में इससे भी ज्यादा। हमारा फॉरेन करेंसी रिजर्व बिल्कुल खाली हो चुका है। देश कंगाल होने के कगार पर खड़ा है। भारत में मची इस आर्थिक तबाही की असल जड़ हजारों किलोमीटर मिडिल ईस्ट में मौजूद थी। यहाँ इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया था। इस हमले से ऑयल की कीमतें 3 गुना तक बढ़ गई थी। भारत को अपने सभी वर्कर्स को वापस लाना पड़ा। नतीजा ये हुआ कि भारत को फॉरेन रेमेडीज मिलना पूरी तरह बंद हो गई। इससे असर ये हुआ कि भारत में महंगाई दर 16.7% के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गई। विदेशी इन्वेस्टर्स ने धड़ाधड़ भारत से पैसा वापस निकालना शुरू कर दिया। इसी वक्त PM नरसिम्हा राव ने पंजाब यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर मनमोहन सिंह को कॉल किया और कहा, कल आपको देश का वित्त मंत्री बनना है, तैयारी कर लीजिए। इसके बाद PM राव ने अगला कदम उठाया, रुपए को डिवैल्यूएट करके। ये सारे इंतजाम तो इकोनॉमी को लॉन्ग टर्म में फायदा पहुंचाते, लेकिन परेशानी अभी सिर पर ही खड़ी थी। तो उन्होंने देश का 66 टन सोना कार्गो शिप में रखकर बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास गिरवी रखने भेज दिया। इसके बाद IMF से तुरंत कांटेक्ट किया गया और $1.6 बिलियन का कर्ज लिया गया। इसके बाद मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री के तौर पर अपना पहला बजट भाषण पढ़ा। मनमोहन सिंह ने कांग्रेस की पुरानी लाइसेंस राज की नीति को पलट कर रख दिया। अब भारत का बाजार सारी दुनिया के लिए खुल चुका था। भारत में LPG रिफॉर्म यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत हो गई। मनमोहन सिंह ने अपने भाषण के अंत में विक्टर ह्यूगो को कोट करते हुए कहा, उस विचार को कोई नहीं रोक सकता जिसका समय आ पहुंचा हो। इस सुधार के लिए नरसिम्हा राव ने पार्टी के अंदर और बाहर हर तरह का विरोध झेला। जो अपने थे वो भी विरोधी बन गए, लेकिन राव डटे रहे। इसी के साथ कंगाली के मुहाने पर खड़े भारत ने नई अंगड़ाई ली और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने का कारनामा कर दिखाया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस नरसिम्हा राव की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करनी चाहिए थी, कांग्रेस पार्टी ने उनके पार्थिव देह को मुख्यालय के अंदर भी नहीं जाने दिया। विनय सीतापति अपनी पुस्तक हाफ लॉयन हाउ PV नरसिम्हा राव ट्रांसफॉर्म इंडिया में बताते हैं, 24 दिसंबर 2004 यानी नरसिम्हा राव की मौत के एक दिन बाद सुबह 10 बजे फूलों से सजी गाड़ी पूर्व PM राव के पार्थिव शरीर को लेकर दिल्ली के मोतीलाल नेहरू मार्ग से एयरपोर्ट के लिए रवाना हुई। इसी गाड़ी को 24 अकबर रोड यानी कांग्रेस पार्टी के हेड ऑफिस पर रुकना था, ताकि आम कार्यकर्ता उन्हें श्रद्धांजलि दे सके। लेकिन गाड़ी जैसे ही पार्टी के दफ्तर पहुंची, गेट नहीं खोला गया। गाड़ी 30 मिनट तक बाहर ही खड़ी रही, पर गेट नहीं खुलना था सो नहीं खुला, क्योंकि गेट खोलने का आदेश सिर्फ एक इंसान दे सकता था। वो थी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी। लेकिन उन्हें मंजूर नहीं था कि नरसिम्हा राव का पार्थिव शरीर पार्टी दफ्तर के अंदर लाया जाए। इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए हैदराबाद ले जाया गया।
जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा और भाजपा के लालकृष्ण आडवाणी जैसे नेता शामिल हुए। लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी वहां नहीं पहुंची। जो कांग्रेस आज मनमोहन सिंह के नाम पर इतना बवाल मचा रही है, उसने अपनी ही पार्टी के एक नेता को भुला दिया। तो ये थी कहानी भारत के आर्थिक सुधारों के सबसे बड़े मसीहा की, जिन्हें उन्हीं की पार्टी ने भुला दिया। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।